इसलिए मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, एक शब्द है, उस बात को समझिए। हमारे बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी भी सर्व समाज का नारा नहीं लगाया, उन्होंने बहुजन समाज का नारा लगाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जहाँ पर सर्व समाज की आती है, तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे बहुजन समाज के साथियों, जहाँ पर सर्व समाज की बात आती है तो कलेजा फटने लगता है। सर्व समाज को लेकर के मेरे समाज को गुलाम बनाया गया, मेरे समाज की बेड़ियां डाली गई कारों में, मेरे इस बहुजन समाज की नौकरियां छीनी गई सर्व समाज का नारा लगा करके। हमारे मानवर साहब ने भी सर्व समाज का नारा नहीं लगाया, उन्होंने बहुजन समाज का नारा लगाया है। उन्होंने अपने बहुजन समाज के लिए, पता है मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या किया। रिश्तेदार जो आपके दोस्त मित्र दूसरे गांव रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, तो इस कार्यक्रम को नहीं देख पाएंगे, लेकिन भैया जी के द्वारा सम्मानीय सोशल मीडिया के सतमारक राइट नंबर के द्वारा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। मैं सुबह आज अपने कार से जा रहा था तो हमको 2 फोन आए थे, कह रहे थे भैया हमको बताया नहीं डॉक्टर साहब, और बेहतर अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमने कहा कि हम याद नहीं रही होगी भैया, व्यस्तता रहती है, तो कह रहे हमने देखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम ये सब था। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चीज हम नहीं देख पाते हैं तो सम्मानीय हमारे सतमारक राइट नंबर, सम्मानीय हमारे डी.के. बौद्ध जी के द्वारा रूपों में डाला जाता है कि जो न देख पाए, न पहुंच पाए उस जगह उस कार्यक्रम को देखें। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए अपने बड़े भाई सम्मानीय सतमारक राइट नंबर को आमंत्रित करेंगे कि अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार रखिए। नहीं भाई, सब बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी को। और सबसे पहले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैंने कहा, बाबा साहब और बुद्ध भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात को सोचिए। मेरे 2 चैनल हैं, एक शतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और दूसरा शतमारक राइट नंबर यूट्यूब चैनल। अभी हमारा जो शतमारक रॉन्ग नंबर चैनल है वो कुछ दिन के लिए रुका हुआ है, क्योंकि ये हमारी नासमझी रही जो हमने उसको रुकवा दिया, और हमारा राइट नंबर चल रहा है। तो मैंने इनको नमन क्यों किया, इनको नमन क्यों करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इनको नमन हम इसलिए करते हैं कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता उसको समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता। जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, बताइए पड़ोसी उसके गले में माला डाल करके सम्मान करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपनी बेटियों का प्यार पाना है, मुझे अपनी बहनों का प्यार पाना है, मुझे अपनी माताओं का प्यार पाना है, मुझे इस समाज और इस देश का प्यार पाना है। इसलिए मैं तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान करता हूँ। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसको पूछिए। जो मेरे समाज की त्रुटियां हैं, क्योंकि मैं तो राइट नंबर हूँ, बात कहूंगा खरी खरी आगे जाए बुरी। हमारे समाज में कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो मुझे नजर आती है। जैसे हम जिस जगह पर जहाँ भी जाते हैं तो ज्यादातर हमारे जो गरीब शोषित लोग हैं उनकी जगहों पर हम लोग मीटिंग करते हैं। हम जमीनी स्तर पर रहते हैं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भैया हैं, तो साथ छोड़कर पीछे भागने की बात करते हैं।
सामने से हट करके दूर तो सब पीछे बैठने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके दिमाग में कुछ भय रहता है, डर रहता है। अब वो आगे अगर बैठ जाएंगे तो इनको किस बात का डर है? मगर ये मानसिक गुलामी है, ये दिमागी गुलामी है, और इस दिमागी गुलामी को हमें हटाना है, हमें दूर करना है। साथियों, अभी हमारे साहब लोगों ने, अभी वक्ताओं के द्वारा मैंने सुना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज के लिए क्या किया। आज हमारे परमादरणीय चंद्रशेखर भैया जी हमारी समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों करते हैं? भैया ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। अम्मा बिल्कुल हमारी तरफ से देखो, तुम्हारे कसम नहीं आए। अगर बात सुनने आए हो तो सुन करके जाओ, क्योंकि ये नंबर बोल रहा है। आज आपको पूरा देश देखता है। आज मैं सिंध लोगों के बीच में आया हूँ, मुझे घमंड नहीं है। मैं 4 लोगों के बीच में बैठ करके वीडियो बना करके पूरे देश को दिखाने का काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, हल्के से मत लीजिए, मेरी बात को सुनिए। चंद्रशेखर भैया हमारी समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों करते हैं? उनके डंडे भी चले, लाठियां भी चली, जेल भी गए और सीने पे गोली भी पड़ी, मगर वो आज भी उनका ये चैलेंज है कि अगर मैं 5 साल जिंदा रहा तो मैं किसी के सामने हाथ फैलाने के लायक आपको नहीं रखूंगा। चल करके लोग को फल में देने आएंगे। आज हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी गोष्ठियां कर करके, बड़ी बड़ी मीटिंगें करके क्यों करते हैं? क्या मतलब पड़ी है? इसीलिए मतलब पड़ी है कि अभी एक शब्द कहीं से आया था, मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पर एक शब्द आया था, कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। और एक शब्द औषधि बने, एक करता है खाओ। शब्द ऐसा बोलो जो सामने वाले को अच्छा लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। मेरे अकेले समझौता कर लेने से नहीं चलेगा। समझौता करने के लिए ये हमारा हाई कोर्ट में पार्लियामेंट बैठा हुआ है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। जो फैसला हमारा पंचायत कर देगा, जो फैसला हमारा घर कर देगा, वो फैसला हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, एक शब्द है, उस बात को समझिए। हमारे बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी भी सर्व समाज का नारा नहीं लगाया, उन्होंने बहुजन समाज का नारा लगाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जहाँ पर सर्व समाज की आती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, जहाँ पर सर्व समाज की बात आती है तो कलेजा फटने लगता है। सर्व समाज को लेकर के मेरे समाज को गुलाम बनाया गया, मेरे समाज की बेड़ियां डाली गई कारों में, मेरे इस बहुजन समाज की नौकरियां छीनी गई, सर्व समाज का नारा लगा करके। हमारे मानवर साहब ने भी सर्व समाज का नारा नहीं लगाया, उन्होंने बहुजन समाज का नारा लगाया है। उन्होंने अपने बहुजन समाज के लिए, पता है मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है। इतिहास बताने का समय नहीं है, समय आप लोगों को समझने का है। आज चंद्रशेखर भैया आप सभी के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए, इन हमारी बहन बेटियों के भविष्य के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सीने पर गोलियां तक खा रहे हैं, न जाने कितने मान अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सदन में उनके अलावा किसी नेता, किसी विधायक ने कोई बात नहीं कही। हमारा वोट लूटने के लिए उन्होंने संविधान को दिखा करके, हमारे समाज को बरकला करके हमारा वोट लूटने का काम किया। जब हमारे बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो वही संविधान दिखाने वाले नेता लोग न जाने कहाँ छुप जाते हैं। उनका नंबर लगाओ तो फोन उसका नंबर स्विच ऑफ जाता है। जब उनके पास में पहुंचो तो
चंद्रशेखर भैया 11 तारीख को जो इन्होंने आह्वान किया, हमारे पूरे देश के सभी बहुजनों को वहां पर बुलाने का काम किया, इसका मकसद है हमारा आरक्षण रिजर्वेशन, ये खत्म किया जा रहा है और इस पर भी क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है। तो जब ये लगाया जा रहा है तो इसका मेन मुद्दा है कि तुम आरक्षण खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म करो, क्रीमी लेयर लगाओ, मगर इससे पहले जाति जनगणना करवाओ। जब तुम जाति जनगणना करवाओगे तभी पता चलेगा कि हमारा आरक्षण रिजर्वेशन हटने के लायक है या नहीं है। अगर मेरे प्यारे साथियों आरक्षण और रिजर्वेशन अगर ये खत्म होता है तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है कि पिछवाड़े पे छाल और गले पे हांडी आ जाए। ये पता नहीं चलेगा। हमारे बच्चों को हमारी माताएं, हमारे भाई इस तरह से पढ़ाते हैं कि सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि हमारी माँ ने देखा है कि अपने कान के बाला रख देती है गिरवी, अपने पाए पहनने का श्रृंगार तक गिरवी रख करके अपने बच्चे को पढ़ाती है। बच्चा पढ़ लिख करके जब होनहार होता है, जब नौकरी करने की बारी आती है, बेटा एग्जाम देने जाता है, पेपर देने जाता है नौकरी की उम्मीद में, और माँ बाप भी खुश होते हैं, कहते हैं मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, आज पेपर देने गया है, पास हो जाएगा और नौकरी लग जाएगी, मेरा भविष्य बदल जाएगा। आए मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन वो पेपर जिस दिन पेपर देने जाता है तो फोन से पता चलता है, पेपर से पता चलता है कि पेपर ही पूरा आउट कर दिया, वैकेंसी ही पूरी रद्द कर दी गई। हमारा बेटा 1 साल तक रोड पर दौड़ता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, हम दौड़ के निकल जाए। जब ये पता चलता है कि वो नौकरी की भर्ती ही कैंसिल हो गई तो माँ और बाप वो दर्द किसी को बता नहीं पाता है। किस मुसीबत से बच्चे को उसने पाला है और किस मुसीबत से उसने बच्चे को पढ़ाया है। जब से बीजेपी की सरकार बनी मेरे प्यारे साथियों, तब से हमारा शोषित दलित या वंचित लोग जितना भी हमारा दलित समाज है, मूल निवासी समाज है, पिट रहा है। मेरे दिल में ये आया कि मेरे पास में अपना अच्छा ठीक ठाक कमा खा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी नौकरी वाले बेटे के साथ में करूँगा। मेरे इस बात को वो माँ समझ पाएगी, इस दर्द को वो बाप समझ पाएगा, इस दर्द को जिसने अपने बेटे को पढ़ा करके बेरोजगार कर दिया होगा, जिसको नौकरी नहीं लगी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जब मैं लड़का ढूंढने के लिए निकला तो मुझे नौकरी वाला लड़का नहीं मिला, मगर ये मेरा भ्रम था। भ्रम ये था कि मैं नौकरी वाला ढूंढूंगा, मतलब नौकरी कोई न कोई मिल ही जाएगा। मगर जब होश आया कि 2014 के बाद में नौकरी ही नहीं किसी को लग रही है, तो नौकरी वाला लड़का कहाँ से मिल जाएगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों, मैं आपको एक बहुत बड़ी दर्द की कहानी सुनाऊंगा। हमारे पूर्वजों ने हमारी समाज के लिए, आप लोगों के लिए उन्होंने कैसे 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 सहे। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक छोटी सी कहानी है, कलेजा थाम करके सुन लेना मेरी माताओं बहनों। अपने बच्चों को बोलना सिखाओ, मंच पर खड़े होना सिखाओ, उनके अंदर वो हुस्न और वो जज्बा पैदा करो। भले आपके बेटे की नौकरी नहीं लगी है तो क्या हुआ, उसके अंदर का होश जगा दो, उसके हौसले को बुलंद कर दो। एक दिन का ऐसा समय आया कि जब बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान लिख करके संविधान सभा में सब समर्पित किया, तो इनको हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता लोग थे, उनके दिमाग में ये आया कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करेंगे। उनके सम्मान के लिए एक सम्मान समारोह का एक मंच तैयार किया गया, जिसमें बाबा साहब को वहां पर पहुंचना था और पहुंच करके बाबा साहब का सम्मान होना था। राइट समय जब आया, उस समय पर बाबा साहब मंच पर पहुंचे, जैसे ही वहां पर जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब माता रमाबाई को ये मालूम हुआ कि हम भी देखेंगे कि हमारे पति का सम्मान कैसे किया जाएगा,
तो वहां पर संविधान ऐसी जगह पर इनका सम्मान किया जा रहा था, वहां पर पहुंचने के लिए इनके पास कपड़े नहीं थे। तो ज्योतिबा फुले ने इनको एक पगड़ी दिया था, वो पगड़ी इनके पास में नई पगड़ी रखी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको आधी पहन लेंगे और आधी ओढ़ लेंगे, और यही किया, ये ओढ़ करके वहां पर पहुंची। तो जैसे ये कार्यक्रम लगा हुआ है, इसी तरह से कार्यक्रम लगा हुआ था, और ये सामने जैसे फौजी है। तो उनको ये शर्म लग रही थी कि हमारे साहब को इतना बड़ा सम्मान किया जा रहा है, तो मैं वहां पर जाऊंगी और मुझे लोग देखेंगे, कहेंगे कि इनकी पत्नी है, तो इनका अपमान होगा। इसलिए वो फौजी की आड़ पर खड़ी हो गई ताकि मुझे कोई देख न पाए। मगर संयोग की ये बात थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नजर उनकी पत्नी पर पड़ गई, और जैसे उन्होंने देखा तो उनके आंखों पे आंसू छलक गए कि वाह रे समय, मैंने इस समाज के लिए मैं अपने आप को उन्होंने कोसा कि इस समाज के पीछे मैं अपनी पत्नी को एक साड़ी तक नहीं ले पाया। उसी तरह से आपके माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज वही संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद में अगर कोई हुआ है तो कांशीराम साहब हुए हैं, और कांशीराम साहब के बाद में अगर कोई है तो चंद्रशेखर भैया हुए हैं, और इसके बाद में अगर आपके क्षेत्र में आपकी मुसीबत और बला, आपके हर कष्ट को अगर कोई सुनने वाला है तो माननीय परमादरणीय हमारे घाटमपुर शहर के नाम से जाने जाने वाले माननीय अरविंद कुमार राउत जी हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, तो कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कह जाएंगे, मगर जब बात करने की आएगी तो कोई आपको करने नहीं आएगा, कोई आपको साथ देने नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को 11 तारीख को भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करके हम अपने आरक्षण रिजर्वेशन और अपने समाज को बचाने का काम करेंगे। इसीलिए आपके ये घाटमपुर शहर के नाम से जाने जाने वाले परम आदरणीय हमारे अरविंद कुमार राउत जी गली गली कूचे पर दौड़ करके लोगों को जगाने का काम करते हैं और हर मुसीबत पर खड़े होने का काम करते हैं। तो मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, इस कार्य को बहुत तेजी से बढ़ाना है। अगर इसको तेजी से बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? जब तक हम एक दूसरे के पास में नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चे को बोलना नहीं सिखाएंगे, हमारा बेटा बोल नहीं पाएगा, मंच को देख करके डरेगा, तो ये बताइए हमारे चंद्रशेखर भैया का कारनामा कैसे आगे बढ़ पाएगा भैया? मेरी माताओं बहनों बढ़ेगा नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपने बेटे से कहो तो वो मंच पर जाए, खड़ा हो। हमारे समाज से एक सोशल मीडिया की जरूरत है। अपने बच्चे को इतना टैलेंट करो कि वो पत्रकार बने और मेरे तरह समाज में जा करके एक पत्रकारिता करे और अपने समाज की बात पूरे देश में पहुंचाने का काम करे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर हमसे कोई गलती हो रही है, तो प्लीज कसम से मुझे माफ नहीं करना और सबके सामने मुझे बेइज्जती करना, इसलिए कि दोबारा कभी हमसे गलती न होने पाए। अगर आपने मेरी गलती को माफ कर दिया तो इसका मतलब है कि आप मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, आप मुझे पीछे लौटाना चाहते हैं। मैं पीछे नहीं लौटना चाहता, आगे जाना चाहता हूँ। इसी गाड़ी के साथ में साथियों एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जय भाई। मैं अकेला आपसे ज्यादा आवाज लगा रहा हूँ, आप लोग संपूर्ण कसम से पूरी ताकत लगा करके बोलिएगा। बोलिए जय जय। धन्यवाद। सम्मानीय साथी हमारे अभी जाइएगा नहीं भाई, बच्चे हमारे ये भविष्य है जो खड़े हैं, इनके द्वारा और आगे अच्छे कार्य होंगे। मौसम को देखते हुए
मौसम की नजाकत को देखते हुए अभी हमारे बड़े भाई सतबारक जी आप लोगों को बहुत अच्छी एकदम उसको मनन करिएगा। हम लोग आपको जगाने या विचार कुछ इस तरीके से रखने आते हैं।